ओके, तो ये मेरा पहला लेक्चर है ऑनलाइन। ठीक है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी, धीरे धीरे करके लाइन पर आ जाएंगी। ओके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स यार बहुत वास्ट टॉपिक है। आप चाहे जेई के सिलेबस के हिसाब से देखो, चाहे नीट के सिलेबस के हिसाब से देखोगे, दोनों में ही बहुत वास्ट टॉपिक है। उसका एक बहुत छोटा सा सेक्शन है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ये देखना है कि यार थर्मो में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा। आप उसमें, इससे पहले वो वीडियो रहेगा, उसमें जाकर के एक बार कवर अप करें कि ये टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग पूरी थर्मोडायनेमिक्स को कवर अप करेंगे, वरना प्लेलिस्ट ही हम लोग उसी हिसाब से अरेंज करके देंगे आपको। ठीक है, ओके। तो यार थर्मल एक्सपेंशन नाम से तो बहुत ही ऑब्वियस है कि भाई इसका क्या मतलब हो सकता होगा। थर्मल का क्या सेंस होता है? जो थर्मल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, थर्मल का ऑब्वियस सा मतलब है कि थर्मल का सेंस हुआ हीट। ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ कि थर्मल, तो मेरा हीट से तात्पर्य है कि हीट से रिलेटेड बात हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब फैलाव होता है कि भाई चीज़ें क्या कर रही हैं, गर्म करने से अगर चीज़ें क्या करेंगी, फैलेंगी। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना की स्टडी हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ क्या गर्म करने से चीज़ें फैलेगी? क्या ज़रूरी है गर्म करने से चीज़ें एक्सपेंड ही करती हैं, फैलती ही हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये एक जनरल बिहेवियर है। ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ कि गर्म करने से चीज़ें फैल रही हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये आपका एक जनरल बिहेवियर है। मतलब हर बार ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं नेचर में जो हमको मिलती हैं, कुछ मटेरियल्स हैं जो गर्म करने से क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपका वाटर। ठीक है, अब वाटर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि वाटर अपने पूरी की पूरी रेंज में, वाटर तो 0 से 100 डिग्री तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के बीच तक वाटर एग्जिस्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पूरी रेंज में वाटर गर्म करने से सिकुड़ता है। एक रेंज है इसमें टेम्परेचर की, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे वाटर गर्म करने से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बट हम जनरल बिहेवियर ये लेकर के चल रहे हैं कि भाई जनरली तो यही होता है। जनरली गर्म करने से चीज़ें क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। ये मेरा एक जनरल रिजल्ट है। ठीक है, इसी रिजल्ट के अंतर्गत हम लोग पूरे चैप्टर की स्टडी करेंगे। उन एक्सेप्शंस को हम लोग इग्नोर करेंगे, वाटर को हम आखिरी में एक बार कंसिडर अलग से करने वाले हैं। ठीक, ओके, ठीक है। तो एक्सपेंड क्यों करती हैं चीज़ें गर्म करने से? पहले हम इस चीज़ को, अच्छा एक बार ना इसको जानने से पहले कि एक्सपेंड क्यों करती हैं, एक बार इसका थोड़ा रेफरेंस देखते हैं कि क्यों थर्मल एक्सपेंशन हम लोगों के लिए इसकी स्टडी करना इतनी कंपलसरी क्यों है। क्यों हम समझना चाह रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन है क्या, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे एग्जेजरेट किया जा सकता है। इस टॉपिक की स्टडी करना ही फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख दे रहा हूँ, कुछ वर्ड्स लिख दे रहा हूँ। आप अपने आप इन वर्ड्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि भाई इन पर्टिकुलर रीजन्स में थर्मल एक्सपेंशन का क्या रोल होता है। मैं बस कुछ एप्लीकेशंस उसके यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। एक कॉमन एग्जांपल जो दिमाग में मेरे आ रहा है इस टाइम पे, वो है जो हमारे जो टूथ होते हैं ना, जो दांत होते हैं, इनकी जो कैविटीज़ हैं, इनको फिल करने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, एक बार उसके बारे में पढ़िएगा कि उसकी उस मटेरियल को डिज़ाइन करते समय थर्मल एक्सपेंशन का क्या रोल चलता है। ठीक है, या फिर एक दूसरी प्रॉब्लम जो है, एक ये है कि भाई जैसे मान लो आपकी जो पेट्रोलियम है, ठीक है, जो पेट्रोल हो गया या जो डीजल हो गया, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, जब मैं उसको एक जगह से दूसरे के लेके जा रहा हूँ, या फिर उसकी जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब उसका मोल भाव करना, खरीदना बेचना, इस दौरान थर्मल एक्सपेंशन का क्या रोल हो सकता है। ठीक है, तीसरा, जब भी मैं किसी बड़ी हैवी मशीनरी को डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, हैवी मशीनरी को अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, हैवी मशीनरी मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे को मान लो अपना टरबाइन डिज़ाइन करना है, बहुत बड़ा टरबाइन बनाना है मेरे को, तो क्या वहाँ पे मेरे को थर्मल एक्सपेंशन को कंसिडर करना होता है कि नहीं होता है? अगर करना होता है तो कितना ज़रूरी है? ऐसे करके ना यार हम लोग दुनिया भर के और एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। जैसे टाइम की कैलकुलेशन मेरे को करनी है किसी क्लॉक के थ्रू, तो क्या वहाँ पे बहुत ही माइन्यूट कैलकुलेशंस करनी है, तो क्या वहाँ पे मुझे ये चीज़ें करनी होती है? ऐसे दुनिया भर के हम लोग एग्जांपल्स उठा सकते हैं। मैंने आपको इसकी रीजनिंग नहीं दी है, मैं बस ये 4 एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। आप अपने आप ही एक बार जा करके देखो कि यार इसमें थर्मल एक्सपेंशन का क्या क्या रोल हो सकता है। ठीक है, हम लोग इसकी मेन फिजिक्स के ऊपर बात करते हैं। डन, ठीक है।
अच्छा, तो इतनी मैंने बात समझा दी कि गर्म करने से चीज़ें फैलती हैं। एक, गर्म करने से सारी चीज़ें फैलती नहीं हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो गर्म करने से चीज़ें क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास हमारी एक बहुत ही सिग्रीगेटेड क्लास है। यहाँ पे हम लोग आज केवल बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के कॉज की, कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है। ठीक है। इसको समझने के लिए पहले ऐसे जानो, जब मैं आपसे कह रहा हूँ, मान लो ये एक रॉड हम ले लेते हैं इसको समझने के लिए, ये रॉड है, इस रॉड की लंबाई ले लेते हैं मान लो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की मैंने ये रॉड कंसिडर करी। अब 1 सेंटीमीटर की ये रॉड है, इसका इस बात को बोलने का क्या मतलब, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के देखोगे तो 1 सेंटीमीटर किसको कहा जा रहा है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ, इस रॉड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जिनसे मिलकर के वो रॉड बनी हुई है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक मॉलिक्यूल ये रहा, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल से मिलकर के रॉड अपना बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा डेटा चेंज करता हूँ। मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये रॉड 6 सेंटीमीटर की है और 6 पार्टिकल से मिलकर बनी। देखिए उनके बीच में कितनी डिस्टेंस आ रही है, एक डिस्टेंस ये हो गई, 2 3 4 5, सॉरी 5 का कर देते हैं इसको ना। ठीक है, तो ये जो रॉड अपनी है ये है 5 सेंटीमीटर की। तो ये हर एक मॉलिक्यूल के बीच में मतलब कितने का दूरी होगा, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये। हाइपोथेटिकल है, 1 सेंटीमीटर की कोई डिस्टेंस नहीं होती मॉलिक्यूल के बीच में, वो एंगस्ट्रम में चल रहा होगा, किसी और छोटी यूनिट में चल रहा होगा। ठीक है, हाइपोथेटिकली हम लोग बात कर रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर की अगर रॉड है और मान लो ये इन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो एक एक करके जोड़ा तो मैंने 5 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये पिक्चर बड़ी सिंपल सी लग रही है। अच्छा ठीक है, कि मेरे को समझ में आता है कि रॉड की लंबाई 5 सेंटीमीटर उन मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस की वजह से क्रिएट हो रही है। ठीक है, पर यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी कॉम्प्लिकेशन है कि यार ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हमने बनाए हैं, क्या ये 2 मॉलिक्यूल्स हमेशा एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रहते हैं, या फिर ये डिस्टेंस इनके बीच का चेंज होता रहता है ना। अब एक जनरल सेंस मेरे को है कि कहीं ना कहीं मेरे को पता है कि बहुत बार हम लोग सुने हुए होंगे अपनी प्रीवियस क्लासेस में। अब एक जनरल एक्सपीरियंस मेरा है कि भाई मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे रुके हुए नहीं रहते। हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, लिक्विड्स और गैसेस को अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो सॉलिड्स में भी ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, अपनी जगह फिक्स नहीं है। ये मॉलिक्यूल्स लगातार क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इधर भी जा रहा है बंदा, और ये मॉलिक्यूल इधर भी जा रहा है। इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, ये वाला मॉलिक्यूल अपना इधर भी मूव कर रहा होगा और अपना इधर भी मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह फिक्स नहीं है। तो जो मैं ये 1 सेंटीमीटर कह रहा हूँ कि भाई ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं, और इस एक एक को जोड़ करके मैंने 5 सेंटीमीटर की रॉड तैयार की है। ठीक है, तो ये जो 1 सेंटीमीटर रियलिटी में है, ये लगातार क्या कर रहा है, वेराई कर रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ये उन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की एवरेज डिस्टेंस होने वाली है। ठीक है, ये इन मॉलिक्यूल्स के बीच की क्या एवरेज डिस्टेंस, कि भाई कभी ये दूर जाएगा, कभी ये पास जाएगा। ऑन एन एवरेज एक टाइम इंटरवल में अगर मैं देखूं तो ऑन एन एवरेज वो 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लगभग 1 सेंटीमीटर पे हैं। हमेशा 1 सेंटीमीटर में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर से दूर भी जाते हैं और 1 सेंटीमीटर के पास भी आते हैं, बट ऑन एन एवरेज उनके बीच की दूरी मान लो यहाँ पे क्या चल रही है, 1 सेंटीमीटर चल रही है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये मेरे को लॉजिक क्या समझ में आया, मेरे को लॉजिक ये समझ में आता है कि भाई चीज की जो लेंथ थी, वो जो लेंथ है वो अल्टीमेटली डिपेंड कर रही है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है या फिर अगर वो एटम से बना हुआ है, जिससे भी बना हुआ होगा, तो उसकी जो लेंथ है वो मॉलिक्यूलर या फिर एटमिक डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल, कौन से डिस्टेंस, किस डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस तो लगातार वेरी कर रही है ना। ये जो एटॉमिक डिस्टेंस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये लगातार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे किस डिस्टेंस की बात हो रही है, ये बात हो रही है एवरेज मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या फिर एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, तो लेंथ डिपेंड करता है इसके ऊपर। और कैसी डिपेंडेंसी है, प्रोपोर्शनल डिपेंडेंसी है, कि भाई एटॉमिक डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस चीज़ की जो डायमेंशनल लेंथ होगी वो भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मुझे ये समझना है कि भाई कोई चीज़ लंबी हो रही है गर्म करने से, तो मतलब पक्का उनके अंदर के जो एटम्स हैं, उन एटम्स की जो एवरेज एटमिक डिस्टेंस है, या मॉलिक्यूल्स हैं तो उन एटम्स की जो एवरेज एटमिक या फिर मॉलिक्यूलर, ये जो डिस्टेंस है, असल में ये डिस्टेंस मतलब क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। अच्छा, ये जो मेरा ये साइन होगा ना यार भाई,
बार बार इस सिंबल को मैं लिखूंगा नहीं, समझ लेना कि ये मेरे इंक्रीज़ का साइन होगा, उल्टा करेंगे तो डिक्रीज़ का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि गर्म करने से चीज़ें फैलती हैं, और अभी मैंने क्या लॉजिक दिया, मैंने लॉजिक ये दिया कि जो चीज़ों की जो लंबाई है, जो उनकी लीनियर डायमेंशंस हैं या और भी कोई डायमेंशंस हैं, वो असल में डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर, उनके मॉलिक्यूलर या एटमिक एवरेज डिस्टेंस के ऊपर वो डिपेंड करती है और प्रोपोर्शनल में है। तो मतलब जितना ज़्यादा वो एवरेज डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनका जो लीनियर डायमेंशन होगा वो भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, तो गर्म करने से चीज़ें फैल रही है, इसका मतलब गर्म करने से उनके बीच का जो एवरेज एटमिक डिस्टेंस है ये इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से वो अपना थर्मल एक्सपेंशन दिखा रही है। एक मोटी मोटी भाषा में ये, अगर मैं कहूँगा थर्मल एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन इसलिए हो रहा है कि गर्म करने से हीट का सिंबल अपना क्यू है, जब तुम किसी को हीट देते हो तो उनके बीच की एवरेज एटमिक डिस्टेंस क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अच्छा, इस बात को और गहराई में समझते हैं कंसेप्चुअली न्यूमेरिकल्स के थ्रू। देखो, एक ग्राफ बनता है केमिस्ट्री में ऐसा कुछ, ये केमिस्ट्री के एटम वाले चैप्टर में आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है। ये कुछ ग्राफ का अपना डिज़ाइन है, ये आया नीचे, ये और ये आकर के गया इधर, ठीक है। ग्राफ किस किस के बीच का है, ये वाली जो एक्सिस है आपकी, ये एक्सिस दिखा रही है डिस्टेंस बिटवीन टू, बार बार मैं एटम मॉलिक्यूल नहीं कह रहा हूँ तो मैं एटम्स मान लेता हूँ उनको, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन टू एटम्स, और ये है उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, यू यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया भाई, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ अपना ये चल रहा है। तो इसमें एक पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी चल रही है वो किस पे है, अपनी मिनिमम पे है, ठीक है। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि भाई अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्टेबिलिटी होगी उन बॉन्ड्स की, वो क्या होगी, अपनी मैक्सिमम पे रहती है, ठीक है। ये खैर केमिस्ट्री की बात है, मुझे यहाँ थर्मल एक्सपेंशन में इस ग्राफ से क्या लेना देना, इस ग्राफ से मुझे देखो क्या लेना देना, ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है ना जिसको मैंने ये स्पेसिफाई किया है, इस समय कुछ डिस्टेंस है, कितनी, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, मान लो ये डिस्टेंस है R0, ठीक है, ओके। अब R0 और ये जो पोटेंशियल एनर्जी, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री में तो चलो जो भी होता होगा, फिजिक्स में इसका इंटरप्रिटेशन क्या बैठता है, इसका इंटरप्रिटेशन देखो ये है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये करस्पॉन्ड करता है किसको, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो जो मटेरियल है वो किस टेम्परेचर पे रखा गया है, वो रखा गया है 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। अब इस 0 केल्विन टेम्परेचर में क्या खास बात होता है कि इस 0 केल्विन टेम्परेचर पे एटम्स की जो एटमिक एक्टिविटी है, जो एटमिक वाइब्रेशन है या मोशन है किसी भी तरीके का, वो अपना क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, वो अपना रुक जाता है, सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है, ओके। अब क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन हो नहीं रहा है तो जो दो एटम्स के बीच की दूरी है, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी उठा रहा हूँ मैं साथ में समझाने के लिए, ये जो एटम्स के बीच की दूरी है ये मान लो इस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ है, कितनी है, R0 है। R0 को मैं एक ऐसी रैंडम डेटा दे देता हूँ, मान लो ये है अपना 5 एंगस्ट्रम, ठीक है। इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी अभी कितनी चल रही है, 5 एंगस्ट्रम चल रही है, और T=0 केल्विन टेम्परेचर पे दोनों मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी वाइब्रेशन में नहीं है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई एक दूसरे से दूर जा रहे हैं क्या, ये नहीं जा रहे, पास आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो इनके बीच की एवरेज दूरी कितनी है, 5 एंगस्ट्रम है ना। तो ये जो 5 एंगस्ट्रम वाली एवरेज दूरी है यही डिसाइड करेगी कि ओवरऑल जो वो मटेरियल होगा उसका साइज कितना होने वाला है। यहाँ तक सही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मान लो इस रॉड का हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनके मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, ये बंदे क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने टेम्परेचर कुछ इंक्रीज किया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ देखिए क्या करता है, ग्राफ के हिसाब से अगर देखोगे ना तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी हमारी ऊपर शिफ्ट, ऐसे डिस्टेंस हो गई ऊपर शिफ्ट आपकी, ठीक है। मतलब कि मान लो टेम्परेचर ले लेते हैं 100 केल्विन, अब हमने टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया, 100 केल्विन कर दिया, ठीक है। तो 100 केल्विन करने का मतलब क्या हो गया, उस समय उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है U100, इस लोकेशन पे मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस आप देख रहे हो कि यहाँ से लेकर A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक वेरी कर रही है। मतलब अगर मैं बोलूँगा भाई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं इस पोटेंशियल एनर्जी पे, तो वो A पे भी हैं और वो B पे भी हैं, ठीक है।
तो बी पे कुछ डिस्टेंस होगी, तो ये जो बी वाली डिस्टेंस है ये कुछ है, ए वाली डिस्टेंस है ये कुछ है। तो मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं है, वो एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं और एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इस एग्जाम्पल में अगर, तो अब वो जो हैं वो एक दूसरे के बहुत पास भी आ सकते हैं और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर भी जा सकते हैं। तो उनकी जो अब एवरेज डिस्टेंस निकल करके आएगी, अब समझना ये मेन पॉइंट है कि उनकी अब जो एवरेज डिस्टेंस निकल करके आएगी वो क्या है। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे ना, तो इस जगह से ये जो R0 था यहाँ से ये ग्राफ अंदर की तरफ भी शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और ये ग्राफ अपना यहाँ से बाहर की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। तो ये जो बाहर की तरफ जो शिफ्टिंग है ना, ये उसकी ज़्यादा है। ये उसकी ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, इस एग्जाम्पल में अगर देखो तो ये मॉलिक्यूल्स पास भी आ गए, तो मान लो कितने करीब तक चले गए, ये 4, और ये मॉलिक्यूल्स दूर भी जा रहे हैं, मान लो कितने दूर चले गए, ये दूर चले गए मान लो 7, ठीक है। ये ग्राफ मुझे ये बता रहा है कि जब तुम इसको गर्म करोगे तो गर्म करने से इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ेंगी, ये तो ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से, यहाँ पे लिख देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशंस क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, ठीक है। ये तो डन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, भाई बहुत दूर पास वो करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या बोलूँ, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से जो वाइब्रेशंस बढ़ी हैं, क्या इसके वजह से थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है क्या? ये जो थर्मल एक्सपेंशन हुआ, क्या ये वाइब्रेशंस के बढ़ने से हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाइब्रेशंस के बढ़ने से थर्मल एक्सपेंशन नहीं हुआ है। क्यों हुआ है फिर? समझो, टेम्परेचर बढ़ाने से ये पास भी है और ये क्या गए, दूर भी गए। पर ग्राफ मुझे ये बता रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये मान लो y है और ये डिस्टेंस मान लो x है, तो इनकी जो दूर जाने की टेंडेंसीज हैं हायर टेम्परेचर्स पे वो ज़्यादा हो जाती हैं एज़ कंपेयर टू पास आने की टेंडेंसीज के। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो जो y है वो x से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखो तो जो 7 है ये कितना दूर गया, पहले 5 पे था, देखियो ना, पहले कितने पे था, 5 पे था, तो एक्सपेंशन दूर जाने की टेंडेंसी कितनी बढ़ गई है, 2, और पास आने की टेंडेंसी कितनी बढ़ गई है, 1। पास कितना आ रहा है, 4, दूर कितना जा रहा है, 7, ठीक है। तो अब जो इसका एवरेज निकालोगे ना, वो जो एवरेज निकल करके आएगा, एवरेज डिस्टेंस जो निकल करके आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 5। क्यों? क्योंकि दूर वो ज़्यादा मात्रा में जा रहा है और पास वो कम मात्रा में आ रहा है, तो ऑन एन एवरेज वो क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, और इस वजह से फिर क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। समझ में ये बात क्या है? मेन फंडामेंटल लॉजिक क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है? क्या टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशंस बढ़ती हैं? क्वेश्चन नंबर 1, टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशंस डेफिनेटली इंक्रीज करती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पंगा कहां पे? पंगा ये है, क्या वाइब्रेशंस के बढ़ने से थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है? क्या वाइब्रेशन के बढ़ने से थर्मल एक्सपेंशन हुआ? नहीं, इसका आंसर है गलत। वाइब्रेशंस के बढ़ने से थर्मल एक्सपेंशन नहीं हुआ है। थर्मल एक्सपेंशन क्यों हुआ है? क्योंकि जो वाइब्रेशंस हुई हैं ये एसिमेट्रिक हैं। जो वाइब्रेशंस हुई हैं किस तरीके की, हमारी एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस हुई। एसिमेट्रिक वाइब्रेशन का मतलब हुआ कि ये दूर तो ज़्यादा मात्रा में जा रहे हैं पर पास कम मात्रा में आ रहे हैं। ग्राफ में देखोगे तो दूर y जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू किसके, x के। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज डिस्टेंस क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो हमने क्या कि जो वाइब्रेशंस थी वो किस तरीके की थी, एसिमेट्रिक थी, ठीक है। और ये मुझे किससे पता चल रहा है कि एसिमेट्रिक है? तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो हमारा कैसा है, एसिमेट्रिक ग्राफ है, ठीक है। राइट की तरफ वो ज़्यादा टिल्टेड है, ठीक है। ग्राफ जो है राइट की तरफ हमारा क्या थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड है। वहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनके दूर जाने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पास आने की टेंडेंसी के। तो इस एसिमेट्रिक के होने की वजह से जो एवरेज एटमिक स्लैश मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या कर जाती है, तुम्हारी इंक्रीज कर जाती है। और इस इंक्रीमेंट की वजह से क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिक शब्द अपना यहाँ पे काम का है, ठीक है। यार खुद सोच के देखो, अगर एसिमेट्रिक ना होकर मान लो सिमेट्रिक शिफ्टिंग होता है उसका। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी दूरी कितनी चल रही है, 5। अभी पास आए तो मान लो पास कितने आ गए, 4, और फिर दूर कितने चले गए, मान लो 6। तो पास भी उतने आ रहे, दूर भी उतने जा रहे, तो एवरेज डिस्टेंस अभी भी कितनी रही उसकी, अगर इस कंसीडर को देखोगे तो अभी भी एवरेज डिस्टेंस कितनी है, 5, ठीक है। मतलब अगर ये ग्राफ सिमेट्रिक होता
तो गर्म करने से वाइब्रेशंस की जो मात्रा है, जो मैग्नीट्यूड है, वो तो इंक्रीज कर जाता है, पर एक्सपेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना दूर जा रहा है उतना ही क्या कर रहा है, पास आ रहा है। एवरेज डिस्टेंस अभी भी क्या है, उतनी है। तो सिमेट्रिक अगर ग्राफ होता तो वाइब्रेशन भी सिमेट्रिक होते। वाइब्रेशन अगर सिमेट्रिक होते तो जो थर्मल एक्सपेंशन है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। तो उल्टे वाले में क्या होता होगा, अगर मैं कह रहा हूँ जैसे एक्सेप्शन है वाटर में, तो वहाँ पर अगर कह रहे हैं गर्म करने से चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उसमें क्या होता होगा, ऑब्वियस ही बात है, उसका ग्राफ इधर की तरफ शिफ्टेड होता होगा हमारा। ठीक है, मतलब गर्म करने से अगर तुम उसको गर्म करोगे तो उनकी जो क्लोजनेस है वो ज़्यादा बढ़ती होगी एज कंपेयर टू उनके दूर जाने की टेंडेंसी। इसलिए वो क्या करेंगे, अपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। इतना बात समझ में आ गई क्या? डन है ना? ठीक है, तो ये अपना थर्मल एक्सपेंशन का कॉज है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे का टॉपिक हम कंसिडर करेंगे।